गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर यूनिट आपकी फर्स्ट एंड टॉपिक आपका आज का है द सेंटेंस। सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के बाद वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ड्स से सेंटेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लेटर्स किसको कहते हैं। इंग्लिश के अंदर आपने अल्फ़ाबेट सीखे होंगे A to Z। उन अल्फ़ाबेट्स में एक जो लेटर होता है, जैसे कि मान लो A है, ये क्या है, लेटर्स हैं। समझ गए इतनी बात। अब ये जो लेटर्स है, इसके बाद अगर हम लेटर्स का जो ग्रुप बनाते हैं, मान लो कि मैंने लिख दिया CAT, ये क्या हो गया, लेटर्स का एक ग्रुप है। और ये कितने लेटर्स का ग्रुप है, 3 लेटर्स का है। तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। और इन वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। कि जैसे कि कैट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल। अब आपसे कोई पूछे कि लेटर्स क्या है, तो आप ये बताएंगे कि इसमें जो T है, इसमें जो H है, इसमें जो E है, इसमें जो C है, इसमें जो A है और T है, ये सारे के सारे लेटर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स कौन सा है, तो आप बोलोगे कि द एक वर्ड है, केट एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ऑन एक वर्ड है, द एक वर्ड है और टेबल एक वर्ड है। याद रखें कि सेंटेंस वो ही कहलाएगा जो अपने आप में क्या करेगा, अर्थ पूर्ण करेगा। यहाँ पे देखें, द कैट इज़ ऑन द टेबल, कि बिल्ली क्या है, मेज़ के ऊपर है। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बन गया। सेंटेंस कैसे बना कि वर्ड्स, एक ये वर्ड रहा, एक ये वर्ड रहा, एक ये वर्ड, यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। और सेंटेंस का याद रखना कि सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में आपके या तो फुल स्टॉप लगता है, या फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, या फिर आपके एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अब फिर से अपनी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्दों का समूह है, दैट्स मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस, जो कि क्या है, अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इस कॉल्ड द सेंटेंस, क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अपने। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, की चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। ये अपने आप में पूरे सेंटेंस हो चुके हैं। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपके जो बुक्स है उसके अंदर आपको दिया गया है रीअरेंज करने के लिए। अब आप जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है। उसके अंदर हमें क्या है कि जैसे आपने हिंदी में देखा होगा कि जो वाक्य होता है उसके अंदर क्या है कि कर्ता अलग कर देते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया अलग कर देते हैं, और जो कर्म होता है वो अलग। उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में भी क्या होते हैं कि कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं और कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस का जो आधार होता है वो होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम वर्ब लेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, और इसी के अनुसार ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि अबाउट एक प्रेपोजिशन है, वर्ब एक वर्ब है, और ये उसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। और वी क्या हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम वी को लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर वाक्य के अंदर इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड लगा है तो उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम जब भी ये देखें कि अगर वाक्य के अंदर इज, एम आर, वॉज, वर लगा है तो ING वाली फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पे अपने कौन सी फॉर्म ले लेंगे, यहाँ पे देखिए वाक्य के अंदर ING वाली फॉर्म कौन सी है, टॉकिंग है, तो हम यहाँ पे टॉकिंग लिख देंगे। लिख दिया। अब देखें कि ये जो प्रेपोजिशन होती हैं अब उसको हमें यहाँ लगाना होगा, क्योंकि अबाउट क्या है, किसी के बारे में बताएगा कि वी वर टॉकिंग, हम किसी के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अबाउट यहाँ पे लगेगा।
अब रह कौन गया, यू रह गया, तो ये यू हो गया। याद रखें, अगर आपसे पूछें कि वाक्य के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है तो अपने बोलेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि वर्ब कौन सी है, ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, और ये क्या होती है, मेन वर्ब होती है। उसके बाद ये हमारी प्रेपोजिशन है और ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि पहले हम सबसे पहले कौन सा कर्म लेंगे, सब्जेक्ट का लेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा हो सकता है, आई हो सकता है। आई अपने आप में प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद हमें पता है या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। अब इसमें देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, यही होती है। तो हमें इनमें से वो कोई भी नहीं है, तो हम मेन वर्ब पे चलेंगे। मेन वर्ब कौन सी, गो, गो मीन्स जाना, तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, गो। अब यार कि प्रेपोजिशन होती है, वो क्या करती है, दो नाउन को आपस में जोड़कर उनका संबंध आपस में बताती है। तो गो के बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद क्या बच गया, स्कूल बच गया और डेली बच गया। डेली एक एडवर्ब है, तो उसको हम लास्ट के अंदर लिखेंगे, स्कूल यहाँ पे पहले लिख देंगे। और याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेंटेंस के लास्ट में आप लोग या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो अपने यहाँ पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब इधर देखें, ये जो वाक्य है कि वीक डेज आर इन ए 7 देयर। अब देखो, जब भी देर आता है, देर क्या कहता है, किसी भी संख्या को बताता है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पे आई हुई है, कौन सी आई है, आर। इन ए वीक, कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब यहाँ पे अपने देखेंगे कि फार्मर एक नाउन है, माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये एक मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर आपको पता लगाना है कि मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब तब भी होगी जब इसके साथ कोई ना कोई आईएनजी वाली फॉर्म होगी, वरना ये मेन वर्ब है। फिर फादर है और ए है। अब याद रखें कि जब भी पॉजेसिव आता है वो कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कोई ना कोई नाउन आवश्यक रूप से जुड़ी होगी। तो अपने क्या लिखेंगे, माई फादर, आगे मेन वर्ब कौन सी है, इज। फिर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या बताएगा, संख्या को बताएगा। तो अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए फार्मर, कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। थैंक यू।